बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। स्टूडेंट्स, अब हम डे 4 से आगे अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं इस बारे में कि हमने लास्ट टाइम अपना हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम का टॉपिक कंप्लीट किया था, और स्टूडेंट्स उसके साथ साथ मैंने आपको 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के ड्रॉबैक्स बताए थे। और उसमें अभी तक हमने सिर्फ एनिमलिया, प्लांटी एंड प्रोटिस्टा की बात की थी। और फिर लास्ट में हमने ये बात की थी कि अभी तक जो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनका डिफरेंस जो था वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया था, और बैक्टीरिया को हम कहाँ पे रखें ये बात, और इसके अलावा फंजाई लाइक ऑर्गेनिज़म्स का क्या किया जाए जो कि एक स्पेशल टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज़म्स हैं। तो बेटा इससे आगे जब हम कंटिन्यू करते हैं तो एक बात एडिशनल इधर है जो कि मैं आपको पहले बता दूं कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम ई चैटन था। इन्होंने प्रपोज की थी असल में ये टर्म्स जिनको नाम दिया जाता है प्रोकैरियोटिक, इयोकैरियोटिक। ठीक है, अभी अगर आप गौर करें तो इधर प्रोकैरियोटिक के स्पेलिंग में CAR यूज़ किया गया था क्योंकि ये तब की टर्म्स हैं। लेकिन अब जो टर्म्स यूज़ करते हैं हम, जिनको हम यूँ कह सकते हैं न्यू टर्म्स रिलेटेड टू दीज, तो हम प्रोकैरियोटिक सेल लिखते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, या फिर यूकैरियोटिक सेल्स। तो आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा कि पहले CAR यूज़ किया गया था तब, अब जो है वो हम K यूज़ करते हैं इसकी जगह। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं ये न्यू टर्म्स वक्त के साथ साथ चेंज हुई थी, लेकिन इन टर्म्स को सबसे पहले ई चैटन ने प्रपोज्ड किया था। ठीक है जी, उसके बाद जो है आज हमारा जो असल में टॉपिक है वो स्टार्ट होगा, विच इज़ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। जैसा कि आपको बताया गया था लास्ट में कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जो कि एक वेल मैनेज सिस्टम था जिसमें हर तरह के ऑर्गेनिज़म को रखा गया था। तो आइए देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि किसने ये सिस्टम दिया। तो मैंने आपके सामने वो नाम मेंशन किया हुआ है कि रॉबर्ट विटिकर वो साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने 1967 में ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रपोज्ड किया। और इन्होंने जो नाम दिए किंगडम्स को, फर्स्ट इज़ किंगडम मोनेरा, सेकंड इज़ किंगडम प्रोटिस्टा, थर्ड इज़ किंगडम फंजाई, द फोर्थ इज़ किंगडम प्लांटी एंड द फिफ्थ इज़ किंगडम एनिमलिया। अब इसमें किंगडम एनिमलिया आपने पहले पढ़ी, आपको ये भी समझ आती है, किंगडम प्लांटी भी समझ आती है। अब जाहिर सी बात है फंजाई जो थे वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स थे, तो उनके लिए एक अलग किंगडम बनाई गई विच इज़ कॉल्ड किंगडम फंजाई। फिर आपके पास किंगडम प्रोटिस्टा थी, ये भी आपने पढ़ी हुई है। एक एडिशनल वर्ड जो आपके लिए ऐड हुआ है यहाँ पर वो है किंगडम मोनेरा। बेटा किंगडम मोनेरा से मुराद के दुनिया के जितने भी बैक्टीरिया हैं वो इसमें आ जाएंगे, क्योंकि अगर मैं आसान लफ्ज़ों में आपको यहाँ बताऊँ तो ये जो 4 किंगडम्स हैं नीचे वाली, जिनको मैंने नंबरिंग नीचे से ऊपर 1 2 3 4 कही हैं, ये असल में चारों की चारों किंगडम यूकैरियोटिक सेल्स हैं। यानी इनके जितने भी सेल्स होंगे इन किंगडम्स में, जितने भी ऑर्गेनिजम्स के, वो यूकैरियोटिक होंगे, जबकि जो किंगडम मोनेरा है ये प्रोकैरियोटिक होगा। मीन्स टू से बिफोर न्यूक्लियस किंगडम मोनेरा और आफ्टर न्यूक्लियस किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। तो इसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के सिस्टम को उस टाइम प्रपोज्ड करने वाले कौन थे? जो बायोलॉजिस्ट थे उनका नाम था रॉबर्ट विटिकर। लेकिन इस सिस्टम को मज़ीद मॉडिफाई किया, इसकी मॉडिफिकेशन की गई, और मॉडिफिकेशन करने वाले जो साइंटिस्ट थे उधर मैंने इनका नाम भी वेरीफाई किया हुआ है। जो मॉडिफिकेशन की 2 साइंटिस्ट थे, द फर्स्ट इज़ मार्गुलिस एंड द सेकंड इज़ श्वार्ट्ज़। इन दोनों ने मिलकर रॉबर्ट विटिकर के दिए गए कॉन्सेप्ट को
जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का एक कॉन्सेप्ट था उसकी अंदर मज़ीद मॉडिफिकेशन की, और मॉडिफिकेशन की बेस पर उन्होंने इसको बैलेंस किया। तो बैलेंस करते वक्त अब इसकी जो काउंटिंग है वो चेंज होगी, क्योंकि पहले काउंटिंग इधर से स्टार्ट हुई थी, प्लांटी एनिमलिया जो कॉन्सेप्ट था, लेकिन जब मॉडिफिकेशन हुई तो मॉडिफिकेशन की बेस पर मैं काउंटिंग चेंज करूँगा ताकि आपको नेक्स्ट पेज पे एक डायग्राम है वो भी समझ आ जाए। बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि पहले आप वो डायग्राम देख लीजिए पेज नंबर 38 पे। आपको क्या नज़र आता है उस डायग्राम में? अगर आप गौर करें तो सबसे नीचे आपको किंगडम मुनैरा लिखा हुआ नज़र आएगा, फिर किंगडम प्रोटिस्टा, और फिर प्रोटिस्टा से आगे जो हैं वो 3 शेप्स बन रही हैं, यानी किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड द लास्ट इज़ किंगडम एनिमलिया। तो इस तरह ये डिस्ट्रीब्यूशन हुई, ये मॉडिफिकेशन हुई जो कि इन्होंने की मार्गुलिस एंड श्वार्ट्ज़ ने। तो आइए पहले इसको यहाँ तक रीड कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 37, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। In 1937, E. Chatton suggested the term of prokaryotic to describe bacteria and eukaryotic to describe animal and plant cells and other organisms. ठीक है? In 1967, Robert Whittaker introduced the 5 kingdom classification system. This system is based on, किस बेसिस पर बनाया गया था वो पढ़ लेते हैं। The levels of cellular organization, that is prokaryotic मतलब before nucleus, unicellular eukaryotic एक सेल होगा लेकिन उसमें न्यूक्लियस होगा, एंड मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक यानी एक से ज़्यादा सेल होंगे और उन सब में क्या होगा? न्यूक्लियस होगा या उनमें न्यूक्लियस होगा। द प्रिंसिपल मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, मोड्स का मतलब कि खाने का पैटर्न क्या होगा जी? तो पहला है डैट इज़ फोटोसिंथेसिस, लाइट की प्रेजेंस में मैन्युफैक्चरिंग होगी खाने की, एब्जॉर्प्शन एंड इंजेशन यानी खाने को अंदर लेकर जाना। ये 3 मेथड से ये 5 किंगडम्स में जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन पूरा करेंगे। ऑन दिस बेसिस ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 किंगडम्स, that is kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Animalia and kingdom Plantae. In 1988, Margulis and Schwartz modified the 5 kingdom classification system of Whittaker. तो बेटा मैंने यही बात आपको बताई कि मार्गुलिस और श्वार्ट्ज़ ने इस सिस्टम की मज़ीद क्या की? मॉडिफिकेशन की, और उस मॉडिफिकेशन में ये 5 किंगडम्स के जो ऑर्गेनिजम्स थे ये हमारे पास आ गए। तो आइए इन्हें एक एक करके अब हम डिस्कस करते हैं इन ऑर्गेनिजम्स को जिनकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो बेटा सबसे पहले जो आपके पास 5 किंगडम सिस्टम में ऑर्गेनिज्म आता है इट इज़ किंगडम मोनेरा, या यूँ कह लीजिए कि जो किंगडम आती है इट इज़ किंगडम मोनेरा। तो आइए इसे डिस्कस करते हैं। तो पहली बात कि किंगडम मोनेरा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे दे आर प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मीन्स, फिर मैं लिख देता हूँ, विदाउट न्यूक्लियस, यानी इनके सेल में न्यूक्लियस नहीं होगा। दूसरी बात, दे आर यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल, आप सिंगल सेल कह लीजिए या 1 सेल कह लीजिए, ठीक है। और जब ये यूनिसेलुलर होंगे यानी सिंगल सेल में होंगे तो ये अपने आप को फॉर्म का मतलब किस टाइप में रखेंगे? ये ज़्यादा सारे कंबाइन होकर चेन बना सकते हैं, यानी चेन्स की फॉर्म में कॉलोनीज़ बना सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह इनके सेल्स जो हैं ये आपस में चेन्स कॉलोनियल फॉर्म में रहती हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें इनकी टाइप्स की तो मैं ये कहूँगा कि हमारे पास जो किंगडम मोनेरा के अंदर ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं तो यूँ है कि उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो ये है कि इनमें मोस्टली जो हैं वो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। हेट्रोट्रॉप्स यानी वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को जो कह लीजिए या दूसरे पार्टिकल्स को जो ऑर्गेनिक पार्टिकल्स हैं उनको खाते हैं, ठीक है। और उसमें एग्जांपल आप ले लीजिए बैक्टीरिया की, और बैक्टीरिया को सिंगुलर बैक्टीरियम कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और कुछ इनमें ऐसी हैं, कुछ ऐसे आप कह सकते हैं कि सम जो हैं वो परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस, मतलब कुछ ऐसे हैं जो कि लाइट की प्रेजेंस में फूड की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं अपनी बॉडी में, क्योंकि उनका कलर ग्रीन होता है, मतलब उनकी बॉडी का कलर क्या होता है? ग्रीन होता है,
ठीक है। उसमें जो एग्जांपल है वो है साइनोबैक्टीरिया की, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है जी। तो इस तरह ये आपके पास जो है ये आपकी फर्स्ट किंगडम है विच इज़ कॉल्ड किंगडम मोनेरा। आइए इसे रीड करते हैं। किंगडम मोनेरा, पेज नंबर 37। It includes prokaryotic organisms, that is they are made up of prokaryotic cells। ऑर्गेनिज्म होगा तो उसके जितने सेल्स होंगे वो भी प्रोकैरियोटिक होंगे। मोनेरांस, बेटा मोनेरांस जो है ये वर्ड जो है मोनेरा के लिए यूज़ हुआ है। आर्स यूनिसेलुलर, जब एक से ज़्यादा होंगे तब इन्हें मोनेरांस कहेंगे। ये यूनिसेलुलर होते हैं। आल्दो सम टाइप्स जो होती हैं इसकी वो चेन्स बना लेती हैं, कभी कभार वो क्लस्टर्स की फॉर्म में होते हैं या कॉलोनीज़ की फॉर्म में, कॉलोनीज़ ऑफ सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल। ये बात हमें पहले भी समझ आ गई थी कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो यूकैरियोटिक से डिफरेंट होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता जबकि यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस होता है। ये मैंने आपको स्टार्ट में ही रॉबर्ट विटेकर के कॉन्सेप्ट में बता दिया था। Most are heterotrophic but some perform photosynthesis because they have chlorophyll in their cytoplasm। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनमें मोस्टली जो है वो हेट्रोट्रॉफ हैं, यानी दूसरों से अपना खाना जो है वो पूरा करेंगे, उनसे खाना गेन करेंगे, उनसे फूड गेन करेंगे। कुछ जो हैं वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी अपने खाने की प्रिपरेशन, अपने फूड की प्रिपरेशन इटसेल्फ करते हैं, यानी एज अ ऑटोट्रॉप्स काम करते हैं। Within this kingdom there are two different kinds of organisms, that is bacteria and cyanobacteria। तो स्टूडेंट्स इस तरह ये आपकी पहली किंगडम मोनेरा कंप्लीट होती है। अब हम अपनी सेकंड किंगडम की तरफ मूव करते हैं विच इज़ किंगडम प्रोटिस्टा। तो बेटा जो किंगडम प्रोटिस्टा है, पहली बात कि ये यूकैरियोटिक होते हैं, इसके सेल्स यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब विद न्यूक्लियस, कि इनमें न्यूक्लियस होता है। और दूसरी बात ये यूनिसेलुलर भी होते हैं, यानी कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल, कि ये एक सेल पे भी कंसिस्ट करते हैं। इसके अलावा इनके अंदर एक और प्रॉपर्टी है कि किंगडम प्रोटिस्टा में कुछ ऑर्गेनिज्म सिंपल मल्टीसेलुलर होते हैं। बेटा सिंपल मल्टीसेलुलर का मीनिंग मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इसको मेंशन कर रहा हूँ रेड मार्कर से, और मैंने उस ऑर्गेनिज्म का नाम भी लिख दिया है कि जो सिंपल मल्टीसेलुलर का जो परफॉर्मा है या कह लीजिए जो परफॉर्मेंस है वो करता है, ठीक है। तो असल में एलजी एक ऑर्गेनिज़म है जो कि सिंपल मल्टीसेलुलर लाइक जो परफॉर्मेंस है, कह लीजिए कि जो वर्क है, काम है, वो करता है। तो सिंपल मल्टीसेलुलर का मतलब ये होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज़म, जिस तरह मैंने आपको बताया कि एलजी ऐसा ऑर्गेनिज़म है, यूँ कह लीजिए कि सिंपल मल्टीसेलुलर, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है कि वो उसके अंदर जो हैं, उसकी बॉडी के अंदर वो सेक्स ऑर्गन्स मौजूद नहीं होते, या कह लीजिए कि सेक्स ऑर्गन होते ही नहीं हैं, जिस वजह से वो फ्यूचर लाइफ में अपने जो है वो एक रिप्रोडक्शन साइकिल जो होती है वो स्टार्ट नहीं कर सकते। जिस तरह हम ये कह देते हैं कि दे डिड नॉट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, कि वो अपनी ज़िंदगी में बेबी फॉर्मेशन नहीं कर सकते, ठीक है जी। और एक और बात है कि जो एलजी होते हैं दे आर रिजेंबल टू प्लांट लाइक, यानी इनका स्ट्रक्चर, इनका जो कलर होता है वो भी ग्रीन होता है, तो इस वजह से ये प्लांट लाइक होते हैं, यानी अपने आप को मोस्टली फेज ये प्लांट लाइक रिजेंबल करते हैं और शो करते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल आपके माइंड में क्रिएट हो रहा होगा कि अगर ये अपनी ज़िंदगी में रिप्रोडक्शन नहीं करते, इनकी बेबी फॉर्मेशन नहीं होती, तो इनकी जो आगे जनरेशन है वो कैसे चलती है। तो बेटा ये आपका अपर लेवल कह लीजिए या नेक्स्ट लेवल कह लीजिए, उसके लिए ये क्वेश्चन है, इसको आप माइंड में रखिएगा, क्योंकि इसका जवाब आपको चैप्टर नंबर 5 सेम बुक सेल साइकिल चैप्टर के अंदर मिलेगा। होपफुली जब हम वो चैप्टर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह मुझे याद करवाइएगा आप, मैसेज के थ्रू मैं आपको इसका आंसर ज़रूर करूँगा। एल्स यकीनन मैं यहाँ पे नोट डाउन भी मैंने किया हुआ है, ताकि जब भी मैं आपको वो चैप्टर आपके साथ डिस्कस करूँ सेल साइकिल का, तो वहाँ पे आपको ये बात ज़रूर बताऊँ कि एलजी लाइक ऑर्गेनिज़म अगर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते तो इनकी जनरेशन आगे कैसे चलती है, ठीक है जी। अब एक तो आपके पास टाइप आ गई किंगडम प्रोटिस्टा में एलजी, दूसरी आ जाती है प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स क्या होते हैं बेटा, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो रिजेंबल करते हैं एनिमल लाइक, यानी इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एनिमल लाइक होती हैं और इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता।
और एक और ऑर्गेनिज्म है आपके पास फंजाई लाइक, यानी ये भी किंगडम प्रोटिस्टा में पाए जाते हैं कि कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर बैलेंस होते हैं, उनको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया। तो आइए किंगडम प्रोटिस्टा की डिस्कशन करते हैं। इट इंक्लूड्स यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर एंड सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ प्रोटिस्ट्स। इसकी 3 मेन टाइप्स हैं। द फर्स्ट इज़ एल्गी। व्हाट इज़ एल्गी? एल्गी आर यूनिसेलुलर, एक सेल होता है, कॉलोनियल और सिंपल मल्टीसेलुलर। दे रिजेंबल प्लांट सेल विद सेल वॉल एंड क्लोरोफिल इन देयर क्लोरोप्लास्ट्स। मतलब कि ये जो है ये प्लांट लाइक होते हैं और इनके अंदर क्लोरोफिल होता है, ग्रीन पिगमेंट, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और प्लांट लाइक अपने आप को रिजेंबल, या कह लीजिए कि प्लांट लाइक रिजेंबल होते हैं, उनकी तरह के होते हैं। अब यहाँ पे आगे सिंपल मल्टी सेलुलर का मीनिंग लिखा हुआ है कि सिंपल मल्टी सेलुलर मीन्स डैट दे डू नॉट हैव मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गेन्स एंड डू नॉट फॉर्म ऑफ स्प्रिंग्स ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल्स, कि अपनी ज़िंदगी में बेबी फॉर्मेशन नहीं कर सकते। फिर आपके पास नेक्स्ट टाइप आ जाती है प्रोटोजोन्स। रिजेंबल एनिमल्स हुज लैक सेल वॉल एंड क्लोरोफिल एंड सेल वॉल। ठीक है, वही बात मैंने रिपीट बोल दी कि इनके अंदर एक तो सेल वॉल नहीं होती, दूसरा इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। अब ये 2 चीज़ें प्लांट के अंदर होती हैं, अगर इनमें नहीं होता तो ये रिजेंबल करेंगे प्लांट लाइक। ठीक हो गया। एंड द थर्ड इज़ सम प्रोटिस्ट आर फंजाई लाइक, कि कुछ प्रोटिस्ट्स होते हैं जो कि फंजाई लाइक होते हैं, यानी उनमें फंजाई की प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल होती हैं। अब यहीं से सवाल अराइज होता है कि फंजाई में कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इस हवाले से हमारी नेक्स्ट किंगडम है विच इज़ कॉल्ड किंगडम फंजाई। तो बेटा किंगडम फंजाई के बारे में अगर हम डिस्कशन स्टार्ट करें तो मैंने इसके बारे में ये लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि फंजाई आर यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर हेटेरोट्रॉप्स। अब ये 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनके बारे में मैं रिपीट करके लिख देता हूँ। यूकैरियोटिक का मतलब यहाँ पे होगा कि विद न्यूक्लियस, यानी पहली बात के जो फंजाई होते हैं इनमें न्यूक्लियस होता है। दूसरी बात दे आर मल्टी सेलुलर, यानी ये एक से ज़्यादा सेल्स पर क्या करते हैं, कंसिस्ट करते हैं। तीसरी बात दे आर हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स का मतलब ये है कि दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड, ये अपना खाना खुद तैयार नहीं करते। इट मीन्स डैट दे डिपेंड अपॉन अदर, दे डिपेंड्स अपॉन अदर, के ये दूसरों पे डिपेंड करते हैं। तो इस तरह ये बात प्रूव हुई कि किंगडम फंजाई जो हैं इनके अंदर न्यूक्लियस होता है, इनके अंदर एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं और ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने न्यूट्रिशनल मोड के लिए। दूसरी बात, जब ये न्यूट्रिशनल मोड के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं तो जो इनका न्यूट्रिशनल मोड है वो असल में एब्जॉर्प्टिव है। एब्जॉर्प्टिव यानी कि ये एब्जॉर्प्शन करते हैं, जिस भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर बैठेंगे तो उसमें एब्जॉर्प्शन स्टार्ट कर देंगे, डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है। उसके अलावा फंजाई की अगर बात की जाए तो बहुत से ऐसे फंजाई हैं जो डिकम्पोजर्स होते हैं। डिकम्पोजर का मतलब होता है तोड़ देने वाले, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को तोड़ देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं उनकी बॉडी को। लेकिन सवाल यह है कि ये ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो उसकी रीज़न होती है कि इनके पास कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि ये अपनी बॉडी से सक्रीट करते हैं, यानी निकालते हैं। एंजाइम्स का यहाँ पे क्या मतलब है, तो बेटा ये आपने याद रखना है। एंजाइम्स का मतलब होता है बायो कैटालिस्ट। बायो का मतलब होता है लाइफ, कैटालिस्ट का मतलब होता है स्पीड अप दी रिएक्शंस। तो बायो कैटालिस्ट का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि आपकी मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए अपने रिएक्शन स्पीड अप कर देते हैं, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो रिएक्शन को स्पीड अप कर दें, दे आर कॉल्ड एंजाइम्स। तो ये असल में फंजाई जो होते हैं इनके पास कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो बड़ी जल्दी जो है रिएक्शन परफॉर्म करते हैं और जल्दी से चीज़ों की एब्जॉर्प्शन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ये आपके पास आपकी तीसरी किंगडम थी, यानी थर्ड किंगडम थी, विच इज़ कॉल्ड किंगडम फंजाई। तो आइए इसे डिस्कस करते हैं। इट इंक्लूड्स यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रॉप्स विच आर एब्जॉर्प्टिव इन देयर न्यूट्रिशनल मोड। एब्जॉर्प्टिव यानी एब्जॉर्प्शन करते हैं न्यूट्रिशनल मोड में। डैट इज़ एग्जाम्पल में उन्होंने लिखा हुआ है मशरूम्स। मोस्ट फंजाई आर डिकम्पोजर्स। मैंने आपको बता दिया है कि डिकम्पोजर्स का क्या मतलब है। दे लिव ऑन ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर कह लीजिए या मटेरियल कह लीजिए, ऑर्गेनिक मतलब जिस चीज़ में कार्बन होगा।
ठीक है। secrete digestive enzymes and absorb small organic molecules formed by the digestion by enzymes। यानी जब डाइजेस्टिव एंजाइम किसी मटेरियल पे गिरेंगे या किसी बॉडी पे तो वो उसकी डाइजेशन शुरू कर देंगे, डाइजेस्ट करके उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देंगे या छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, और उन्हीं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को ये क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो बेटा ये आपके पास था किंगडम फंजाई। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं अपने किंगडम प्लांटी के पास, या किंगडम प्लांटी कह लीजिए, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है इस लेक्चर का। तो किंगडम प्लांटी के बारे में ये लिखा हुआ है कि किंगडम प्लांटी जो है दे आर यूकैरियोटिक, वही बात कि दे हैव न्यूक्लियस, इनके पास न्यूक्लियस होता है। अगली बात फिर सेम, मल्टी सेलर यानी इट कंसिस्ट मैनी सेल्स, कि ये बहुत ज़्यादा सेल्स पे कंसिस्ट करते हैं। और ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स यानी मेक देयर ऑन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी किंगडम प्लांटी जो है उसमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे जो कि पहली बात अपने अंदर न्यूक्लियस रखते होंगे, दूसरी बात मैनी सेल्स पे कंसिस्ट करते होंगे, और तीसरी बात कि वो फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड खुद जनरेट करेंगे। उसके अलावा क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड खुद जनरेट करते हैं, दैट्स वाई हम कहते हैं कि किंगडम प्लांटी इज़ कंसीडर्ड एज दी ऑटोट्रॉफिक इन न्यूट्रिशनल मोड, कि खाने के मामले में, खुराक के मामले में दे आर ऑटोट्रॉफिक, अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। एंड तीसरी बात इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि दे कंटेन मल्टी सेलुलर, एक से ज़्यादा सेक्स ऑर्गन्स, कि इनके अंदर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, यानी मेल जो है उसके अपने सेक्स ऑर्गन होते हैं और फीमेल के अपने सेक्स ऑर्गन होते हैं। इनकी एग्जांपल्स जो हैं वो बुक में आई है, उन्हें रीड कर लेते हैं। तो आपके पास नेक्स्ट किंगडम जो है वो है किंगडम प्लांटी। इट इंक्लूड्स यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉप्स, ठीक हो गया। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक इन न्यूट्रिशनल मोड, मेकिंग देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये बात समझ आ गई होगी, हम आगे मूव करते हैं। दे हैव मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल्स, कि इनके पास क्योंकि सेक्स ऑर्गन्स हैं, मेल फीमेल हैं, तो मेल फीमेल आपस में रिप्रोडक्शन करके क्या जनरेट कर सकते हैं इन फ्यूचर, अपने ऑफस्प्रिंग्स। इसकी एग्जांपल में आपके पास मॉसेस आ जाते हैं, फर्न्स आ जाते हैं एंड फ्लावरिंग प्लांट, ये जो हैं ये इस किंगडम में इंक्लूड होते हैं। आज की हमारी जो लास्ट टाइप कह लीजिए या किंगडम कह लीजिए वो है किंगडम एनिमलिया। तो इसमें भी कुछ बातें वैसी ही हैं कि पहली बात कि किंगडम एनिमलिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे दे आर यूकैरियोटिक, मीन टू से दे हैव न्यूक्लियस। सेकंड थिंग इज दे आर मल्टी सेलुलर, मीन टू से दे कंसिस्ट मैनी सेल्स। और कंज्यूमर का मतलब ये है कि दे आर हेटेरोट्रॉप्स, यानी ये कंज्यूम करेंगे दूसरों की जो बॉडी है उसके थ्रू या उसमें से फूड को क्या करेंगे, लेंगे। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये न्यूट्रिशनल मोड में क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि किंगडम एनिमलिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं, यानी पहले फूड की इंजेशन करते हैं। जैसे आप अपनी एग्जांपल ले लीजिए, आप अगर रोटी खा रहे हैं या ब्रेड खा रहे हैं तो उसको आप पहले अपने दांतों तक लेके जाएंगे, यानी माउथ में, तो आप इन करेंगे, फूड की इंजेशन होगी। फूड के अंदर जो है दांतों के अंदर या कह लीजिए माउथ में आपकी जो ऑरल कैविटी है, जो टीथ हैं, आपके दांत हैं, वो फूड को ग्राइंड करेंगे, तोड़कर छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करेंगे। तो हम ये कहते होते हैं कि फूड की डाइजेशन पहले हमारे माउथ में होती है, यानी माउथ में पहले इंजेशन होती है और डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। फिर ये फूड ट्रैवल करता है और ओइसोफेगस नामी एक ट्यूब है, उसके थ्रू ट्रैवल करके स्टमक में जाता है। स्टमक में इसकी दोबारा डाइजेशन होती है। तो हम कहते हैं पहले इंजेशन हो जाती है फूड की, फिर डाइजेशन होती है। और जैसे ही हमारे फूड की डाइजेशन हमारी स्टमक में हो जाती है, फिर एक स्पेसिफिक वे से ये फूड जो है हमारे नेक्स्ट पोर्शन पे जाता है, विच इज़ कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन से ये सारा फूड एब्जॉर्ब होता है, एक आर्टरी होती है वो इसको एब्जॉर्ब करके ब्लड में मिक्स कर देती है। तो हम कहते हैं कि एनिमल्स के अंदर सबसे पहले तो इंजेशन होती है,
फूड की, कि फ़ूड को इन किया जाता है, और उस इंजेक्शन के लिए कुछ स्पेसिफिक कैविटीज़ होती हैं जो कि उसको स्प्लिट करती हैं, यानी उसकी डाइजेशन करती हैं उस फूड की। ठीक है, एक बात जो सबसे ज़्यादा मैच करती है, या यूँ कह लीजिए कि एक ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं दो जो कि प्लांट्स के पास नहीं है लेकिन एनिमल्स के पास है। ठीक है, यूँ कह लीजिए जिस तरह, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि एक प्रॉपर्टी है जो प्लांट के पास है वो एनिमल के पास नहीं है, और एक प्रॉपर्टी है जो एनिमल के पास है वो प्लांट के पास नहीं है। जैसे प्लांट्स के पास सेल वॉल होती है, जबकि इधर मैंने लिखा है कि दे लैक सेल वॉल। लैक का मतलब होता है कमी, ना होना, यानी एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं होती। और दूसरी बात जो है वो ये मैंने लिखी है कि एनिमल्स जो हैं दे शो मूवमेंट, कि ये हरकत करते हैं। जैसे मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं एक एनिमल हूँ, तो मैं यहाँ से चल के यहाँ तक आ सकता हूँ, मैं मूवमेंट शो कर सकता हूँ, जबकि जो प्लांट्स हैं वो मूवमेंट शो नहीं कर सकते। इस तरह एक ये मैंने लास्ट में एक डिफरेंस लिख दिया है एक हिसाब से कि एक प्रॉपर्टी प्लांट के पास है, एनिमल के पास नहीं है, और एक एनिमल के पास है और प्लांट के पास नहीं है। आइए इसे रीड करते हैं। किंगडम एनिमलिया, इट इंक्लूड्स यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर कंज्यूमर्स। Animals live mostly by ingesting food and digesting it with specialized cavities. Specialized cavities के थ्रू ये काम करते हैं। They lack cell wall and show movement. इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती और ये क्या शो करते हैं? मूवमेंट। स्टूडेंट्स, इसी के साथ नेक्स्ट पेज 39 पे आपको टॉप पे कैरेक्टरिस्टिक्स का जो डिफरेंस है 5 की 5 किंगडम्स का वो नज़र आ रहा होगा। टॉप पे रो पे आप पहले हेडिंग देखिए, फिंगर लगा के आपको लेफ़्ट साइड पे किंगडम नज़र आ रहा होगा, फिर नज़र आ रहा होगा सेल टाइप, फिर न्यूक्लियर इन्वेलप, देन सेल वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मल्टी सेलुलैरिटी, यानी मल्टी सेलुलैरिटी मीन्स टू से कौन मल्टी सेलुलर है। पहले आइए किंगडम मोनेरा के बारे में देखते हैं। अगर सेल टाइप देखें तो देखिए जी, किंगडम मोनेरा जो है सिर्फ किंगडम मोनेरा प्रोकैरियोटिक है, जबकि नीचे देखिए प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, ये सारी यूकैरियोटिक है। ठीक है, ये आपका पहला डिफरेंस है। न्यूक्लियर इन्वेलप की बात की जाए, यानी न्यूक्लियस की बात की जाए, तो वही बात है कि आपके पास जो किंगडम मोनेरा है वो उसमें न्यूक्लियर इन्वेलप या न्यूक्लियस एब्सेंट है। बाकी नीचे आप सारी देख लीजिए, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, उन सब में प्रेजेंट है न्यूक्लियस। तीसरी प्रॉपर्टी है सेल वॉल। तो बेटा देखिए, किंगडम मोनेरा के पास जो सेल वॉल होती है वो होती है नॉन सेलुलोज, यानी पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड्स। बेटा पॉलीसेकेराइड्स का मतलब क्या होता है? जिसमें ज़्यादा सारी शुगर हो, और अमीनो एसिड्स जो है ये असल में यूनिट है प्रोटीन का। तो एक हिसाब से आप यूँ कह लीजिए कि पॉलीसेकेराइड को अगर आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेके जाएं, या पॉलीसेकेराइड ख़ुद एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, तो आप कह लीजिए कि ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और अमीनो एसिड्स जो हैं इनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म प्रोटीन है। तो अगर आप इसको समअप करें तो आप ये कहते हैं कि जो मोनेरा है इसकी सेल वॉल कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, प्रोटिस्टा जो है क्योंकि उसमें डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म है, प्लांट लाइक, एनिमल लाइक, तो उसने लिखा है प्रेजेंट इन सम फॉर्म वेरियस टाइप्स, कुछ में पाई जाती है डिफरेंट तरह की। फंजाई में देखिए तो काइटिन पहले भी डिस्कस हुआ है। प्लांट में आपको पता है सेलुलोज होती है या फिर पॉलीसेकेराइड्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स, और एनिमलिया में क्या होती है? एब्सेंट। इसी तरह अगर आप मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखें तो देखें जी, किंगडम मोनेरा जो है वो ऑटोट्रॉप भी होती है, हेटेरोट्रॉप भी होती है, या हेटेरोट्रॉप, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसी तरह प्रोटिस्टा में देखिए तो कुछ फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिस तरह एल्गी है। कुछ जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, यानी दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, जिस तरह सेकंड टाइप है। इसी तरह कुछ जो है वो कॉम्बिनेशन में होते हैं, यानी यूग्लिना, जो कि प्लांट लाइक भी होते हैं और एनिमल लाइक। फंजाई के बारे में एक ही बात है कि दे आर एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉप, एब्जॉर्प्शन करते हैं। मैंने जैसा आपको बताया, दे आर एब्जॉर्प्टिव इन न्यूट्रिशनल मोड। अगर प्लांटिंग की बात की जाए तो सिंपल दे डू फोटोसिंथेसिस, अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। और एनिमलिया के बारे में क्या लिखा है? इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉप, यानी फूड को इंजेशन करते हैं, फूड की इंजेशन फिर डाइजेशन होती है। ठीक है, और लास्ट है मल्टी सेलुलैरिटी। तो मोनेरा के बारे में लिखा है एब्सेंट। एब्सेंट का मतलब क्या है कि वो मल्टी सेलुलर होते ही नहीं, क्योंकि मैंने शुरू में आपको बताया कि दे आर यूनिसेलुलर, मोनेरान्स आर यूनिसेलुलर। ठीक है,
प्रोटिस्टा के बारे में लिखा है एब्सेंट इन मोस्ट फॉर्म, यानी मोस्टली जो है वो मल्टी सेलुलर एब्सेंट ही होती है, उसमें मल्टी सेलुलरिटी एब्सेंट होती है उसमें। फंजाई के बारे में लिखा है मोस्ट प्रेजेंट इन फॉर्म्स, यानी तीनों का लिखा हुआ है, क्योंकि हमने इन तीनों में लिखा था, अगर आपको याद हो मैं इसको ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करता हूँ कि किंगडम फंजाई जो है ये भी मल्टी सेलुलर है, किंगडम प्लांटी भी मल्टी सेलुलर है और किंगडम एनिमलिया भी मल्टी सेलुलर है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तक हमारे तकरीबन आप कह लीजिए ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन थे, एक राइट अ नोट ऑन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम और दूसरा डिफरेंसेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 किंगडम्स ऑफ द लाइफ। ठीक है, डिफरेंसेस का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं या फिर डिस्टिंग्विशिंग का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि टेबल 3.2 के ऊपर दिया गया। तो इस तरह ये आज का हमारा जो आप कह लीजिए कि जो वर्क था, जो हमारा काम था डे 4 का, आज यहाँ तक कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब हम डे 5 से अपना काम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं आपको ये रिकॉल करवा दूं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का टॉपिक क्लियर किया था। स्टूडेंट्स उसमें मैंने आपको ये बताया कि 5 किंगडम्स में डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स को उनकी प्रॉपर्टीज़ कह लीजिए या कैरेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए, उन बेसिस पर उनको डिवाइड किया गया। लेकिन एक ऐसा ऑर्गेनिज़म भी है या कह लीजिए कि ऐसा एक नॉन लिविंग थिंग भी है जो कि हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन इसको आप लिविंग ऑर्गेनिज़म भी कहते हैं और नॉन लिविंग थिंग भी कहते हैं, यानी ये एक ऐसा ऑर्गेनिज़म है जो कि लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है। तो असल में मैं बात कर रहा हूँ आपके पास जिस टॉपिक की, वो है वायरस, जो कि आपकी बुक में मेंशन है स्टेटस ऑफ वायरसेस। बेटा वायरसेस के बारे में आपको पहली बात मैं मेंशन करता चलूँ कि दे आर आल्सो कॉल्ड ए सेलुलर पार्टिकल। ए का मतलब होता है नॉट, ठीक है, सेलुलर मतलब सेल, नॉट सेल यानी जो कि सेल नहीं होते। और याद रखिएगा ये हमारी शुरू से ये बात थी, फर्स्ट चैप्टर से हम ये पढ़ते आ रहे थे कि बॉडी का यूनिट क्या होता है, सेल। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात की जाए तो उसका बॉडी का यूनिट सेल है। अगर यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि वायरसेस आर ए सेलुलर पार्टिकल्स, कि दे आर नॉट सेल, तो ये बात फिर यहाँ से ये समझ आती है कि दे आर नॉन लिविंग। लेकिन इनको हम सिर्फ नॉन लिविंग नहीं कह सकते। उसकी वजह ये है कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो वायरसेस अपने अंदर रखते हैं जिस वजह से वो लिविंग भी हैं। तो इस हिसाब से कि अब हम इन्हें नॉन लिविंग कहें कि इन्हें लिविंग कहें, तो हम ये कहते होते हैं कि वायरसेस आर द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। बॉर्डर लाइन से मुराद जैसे आप देखते हैं कि एक शॉट है, आप मारते हैं बैट से सिक्सर के लिए, वो बॉल जब ज़मीन के साथ कोलाइड करती है तो जो बाउंड्री होती है वो बॉल ही है, वो बाउंड्री से पहले रहे या बाउंड्री के बाहर जाए, लेकिन फ़र्क ये आएगा कि बाउंड्री से पहले उसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ होंगी कि वो सिर्फ बॉल है, लेकिन जब वो बाउंड्री क्रॉस कर लेगी तब वो सिर्फ बॉल नहीं होगी, उसकी एक प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगी कि इस बॉल के साथ 4 स्कोर हो चुके हैं। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? तो इसी तरह वायरसेस जो हैं या वायरस जो है वो एक बॉर्डर लाइन पर है लिविंग और नॉन लिविंग। अब वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिस वजह से इसे नॉन लिविंग या लिविंग कहा जाता है? तो पहले डिस्कस करते हैं इसकी नॉन लिविंग की प्रॉपर्टीज़। तो बेटा असल में वायरसेस का जो स्ट्रक्चर है वो क्रिस्टलाइन नेचर है, क्रिस्टल शेप है। ये मैंने आपके सामने एक वायरस की डायग्राम बनाने की कोशिश की है, क्योंकि आपकी बुक में वायरस की एक प्रॉपर डायग्राम नहीं है, लेकिन ये एक डायग्राम जो है मैंने एक सिंपल फॉर्म से कहीं से एक्सट्रैक्ट की है, निकाली है और आपको बना कर दिखाई, ताकि मैं आपको ये बात वेल प्रूफ करके एक्सप्लेन कर सकूं कि वायरसेस आर इन क्रिस्टलाइन इन नेचर और वायरसेस आर क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो ये असल में क्रिस्टलाइन नेचर की वजह से नॉन लिविंग है। क्रिस्टल शेप में आप देख सकते हैं कि ब्लैक मार्कर से ये क्रिस्टल फॉर्म है, ठीक है, और ये इसकी जो हैं वो आप कह लीजिए एक हिसाब से लेग्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इलास्टिक होती हैं। वायरस हवा के अंदर, एयर के अंदर फ्लोट करता रहता है ऐसे, इसकी लेग्स जो हैं वो ऐसे थोड़ी बहुत इलास्टिक होती हैं, तो ये मूव करता रहता है, मूवमेंट करता रहता है। लेकिन अब हम देखते हैं कि इसके अंदर लिविंग कंपोनेंट्स कौन से हैं या लिविंग मटेरियल कौन सा है। तो बेटा असल में इसके सेंटर में ये रेड मार्कर से मैंने इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। इसके अंदर या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है,
और इंटरेस्टिंग बात कि डीएनए और आरएनए असल में लिविंग कंपोनेंट्स हैं, या यूँ कह लीजिए कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक हिसाब से क्या है, प्रॉपर्टी। लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या है, प्रॉपर्टी। लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी होने की वजह से अब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कंसीडर होता है और नॉन लिविंग भी, ठीक है। और ये नीचे आपको एक इंजेक्शन टाइप स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा। तो बेटा असल में ये वो पोर्शन होता है इसका क्या कहते हैं, वायरस का, जिस पोर्शन के थ्रू ये अपना जो मटेरियल है, जो कि लिविंग कंपोनेंट्स हैं, ये लिविंग मटेरियल है, इसको किसी लिविंग बॉडी में एंटर करता है। तो बेटा जब तक ये हवा में फ्लोट करता रहेगा तब तक ये नॉन लिविंग है, लिविंग मटेरियल इसके अंदर रहेगा। लेकिन ये क्या करेगा, ये हवा में फ्लोट करते करते किसी ना किसी लिविंग बॉडी के ऊपर बैठेगा और बैठकर ये इंजेक्शन लाइक या नीडल लाइक जो स्ट्रक्चर है इसको पुट कर देगा किसी भी लिविंग बॉडी में। क्योंकि इसका साइज़ टू स्मॉल, ये बैक्टीरिया से भी बहुत छोटा होता है, तो ये आपको आपकी नेकेड आई से यानी आम आंख से तो नज़र आएगा नहीं, और इसकी नीडल इतनी ज़्यादा शार्प नहीं होगी कि आपको फील भी हो। तो सिर्फ ये करेगा ये कि इस नीडल के थ्रू ये अपना डीएनए जो कि इसका लिविंग कंपोनेंट मटेरियल है और आरएनए दोनों में से कोई एक कंपोनेंट होता है, उसको क्या करेगा, किसी लिविंग बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर देगा। जैसे ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे लिविंग बॉडी में, तो अब उसका बाकी स्ट्रक्चर जो क्रिस्टलाइन है वो तो ब्रस्ट हो जाएगा, टूट जाएगा, कोलाइड हो जाएगा, लेकिन जो उसका लिविंग कंपोनेंट मटेरियल है वो सारे का सारा एक लिविंग बॉडी में एंटर हो जाएगा। लिविंग बॉडी में एंटर होने के बाद जल्द ही वो वायरसेस क्या करेंगे, उस बॉडी के अंदर अपनी रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे, उन लिविंग सेल्स के अंदर कह लीजिए या लिविंग बॉडी के अंदर। वो जैसे ही रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे, तो रिप्रोडक्शन क्योंकि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी है, तो इस तरह इस लेवल पे, इस पोर्शन पे वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर होंगे। इस तरह वायरसेस जो हैं वो अपने आप को एज अ लिविंग और एज अ नॉन लिविंग थिंग कंसीडर करवाते हैं। तो क्योंकि इसके अंदर 50% या 60% कह लीजिए एक हिसाब से प्रॉपर्टीज़ लिविंग की और बाकी 50-60% कह लीजिए प्रॉपर्टीज़ नॉन लिविंग की है। मैं वर्ड 50-60% इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि अगर 60% प्रॉपर्टीज़ लिविंग की हैं तो 40% नॉन लिविंग की हैं, ठीक है। और अगर 60% नॉन लिविंग है तो 40% लिविंग है। तो इन प्रॉपर्टीज़ की बेस पर हमने वायरसेस को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं रखा। यानी जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का सिस्टम हमने लास्ट टाइम रॉबर्ट वेटिकर का डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, जिसको मार्गोलिस और श्वार्ट्ज़ ने मॉडिफाई किया था, उसमें वायरसेस को इंक्लूड नहीं किया जाता क्योंकि ये प्रॉपर लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं हैं। लेकिन देखिए ये नॉन लिविंग हो के कितना ज़्यादा नुकसानदेह हैं, आप सोच नहीं सकते कि इनका कितना ज़्यादा नुकसान है। उसकी एक एग्ज़ाम्पल आप ख़ुद ले लीजिए कि 2 वायरसेस ऐसे हैं, 2 नहीं बल्कि मैं आपको आज की मतलब कि जो करंट सिचुएशन है उसके हिसाब से वायरस के बारे में बताता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस आजकल बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ है, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बल्कि वर्ल्ड वाइड। तो असल में कोरोना वायरस को नाम क्या दिया हमने, कोविड-19। यकीनन ये नाम आपने सुना ही होगा। तो बेटा इसका मतलब असल में ये है कोविड-19 का, CO का मतलब है कोरोना, VI का मतलब है वायरस, D का मतलब है डिजीज़, #19 का मतलब है 2019। यानी 2019 में कोरोना वायरस जो है वो एज अ डिज़ीज़ के तौर पे स्प्रेड होना शुरू हुआ और ये एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म स्प्रेड होता गया। और देखिए 2019 का लास्ट था, आई थिंक सो नवंबर के दिसंबर का मंथ था, तब से लेके अभी तक तकरीबन 6 to 7 मंथ्स के अंदर इसने पूरी दुनिया का सिस्टम जो है वो चेंज करके रख दिया है। बहुत सी चीज़ें जो हैं वो चेंज हो चुकी हैं। तो ये एक वायरस ही है जो कि असल में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों प्रॉपर्टीज़ रखता है। लेकिन जब तक ये बॉडी के बाहर है ये नॉन लिविंग है, लेकिन जैसे ही ये बॉडी के अंदर आएगा तो ये लिविंग होगा। और लिविंग होने के साथ साथ जैसे ही अपनी रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेगा तो सबसे पहले ये आपकी बॉडी के अंदर किस चीज़ का कॉज बनेगा, डिजीज़ का या डिजीज़ का। अब आपके सिलेबस के मुताबिक यहाँ पे 2 तरह के वायरसेस की बात की गई है, इसकी 2 टाइप्स को डिस्कस किया गया है। द फर्स्ट इज़ प्राइन्स एंड द सेकंड इज़ वायरॉइड्स। तो इनको हम आइए रीड करते हैं बुक के ऊपर। और ये भी याद रखिए कि स्टेटस ऑफ वायरस आपका असल में लॉन्ग क्वेश्चन है। तो बेटा आपके पास पेज नंबर 39 है, स्टेटस ऑफ वायरसेस। आइए से डिस्कस करते हैं।
वायरसेस आर एट द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, कि ये लिविंग और नॉन लिविंग की बॉर्डर लाइन पर है। ड्यू टू देयर क्रिस्टलाइन नेचर दे आर कंसीडर्ड एज नॉन लिविंग, ये नॉन लिविंग कंसीडर्ड होते हैं। दे आर ए सेलुलर, ये सेल नहीं होते, डैट इज़ दे डू नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन येट शो सम कैरेक्टर्स of living cells, that is they possess DNA. viruses contain either RNA और DNA। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की होती हैं, फॉर एग्जांपल DNA और RNA। नॉर्मली इनकेस्ड इन प्रोटीन कोट, ये जो बाहर से क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है असल में इसमें कुछ अमाउंट में प्रोटीन होती है। दे रिप्रोड्यूस ओनली इन लिविंग सेल्स, ये हमेशा अपनी रिप्रोडक्शन लिविंग सेल्स में करता है। वेयर दे कॉज अ नंबर ऑफ डिजीज़, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या फैलाता है, डिजीज़। दे आर नॉट कंसीडर्ड एज ऑर्गेनिजम्स एंड दस आर नॉट इंक्लूडेड इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। मीन टू से कि ये पहली बात तो ये है कि ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये कंसीडर होते ही नहीं हैं, इस वजह से इनको हम 5 किंगडम्स में शमूलियत नहीं देते या शामिल नहीं करते। बेटा लॉन्ग में ये पूरा पैराग्राफ है, इसके बाद टाइप्स की हेडिंग दे के नीचे 2 नाम है, आपने सिर्फ वो लिख देने। द फर्स्ट इज़ प्राइन्स एंड द सेकेंड इज़ वायराइड्स। तो राइट साइड पे जो पैराग्राफ है वहाँ पे आपको प्राइन्स और वायराइड्स की डेफिनेशन मिल जाएगी, उसे आप रीड कर लीजिएगा। तो वो असल में आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, आज हमारा डे 5 जो स्टार्ट हुआ है असल में, उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है इट इज़ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ये इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है और एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक भी है, लेकिन इसको करवाने से पहले मैं आपको एक बात रिकॉल करवाना चाहता हूँ कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक जगह पे एक नाम यूज़ किया था और मैंने बताया था कि वो एक बड़े ही मशहूर बायोलॉजिस्ट थे और उनका नाम मैंने मेंशन किया था कैरोलस लीनियस। यकीनन आपको याद होगा, मैंने आपको उनके बारे में बताया था कि उन्होंने एक ऐसा सिस्टम प्रपोज्ड किया था जो कि वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हुआ था, पूरी दुनिया में स्प्रेड हुआ था, और उस सिस्टम का स्प्रेडनेस का ये मतलब कि मामला थे कि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। इतनी पॉपुलैरिटी मिल गई थी कि वो पूरी दुनिया में यूज़ होना स्टार्ट हो गया था। तो बेटा असल में जो कैरोलस लीनियस थे उन्होंने जो सिस्टम प्रपोज्ड किया था उस सिस्टम का नाम था बायनोमियल नोमेनक्लेचर। और इसकी मैंने कुछ कोशिश किया है कि मैं इसको आपको समझा सकूं, क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो प्रॉपर नहीं है, इसमें दूसरी लैंग्वेजेस जो हैं वो इंक्लूड हैं इस वजह से। तो बेटा यहाँ पर बाय का मतलब होगा टू, नोमियल मीन्स नेम्स, नोमेनक्लेचर मीन्स क्लासिफिकेशन, के 2 नेम्स होंगे, 2 नेम्स होंगे, उन 2 नेम्स के ऊपर आप इनको क्लासीफाई करेंगे, ऑर्गेनिजम्स को उनकी ग्रुपिंग करेंगे। क्लासिफिकेशन का वर्ड जब भी आप बायोलॉजी में पढ़ेंगे आप कहेंगे कि आप वहाँ पे उनकी ग्रुपिंग और सब ग्रुपिंग करने लगे हैं, यानी आप डील करने लगे हैं बायोलॉजी की उस ब्रांच को जिसको हम नाम देते हैं टैक्सोनॉमी। ठीक है जी। और वो 2 नेम्स जो हैं वो हैं जीनस और स्पीसीज। होपफुली आपको ये बात रिकॉल हो गई होगी अब तक कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में जब आपको टैक्सोनॉमिक हायरार्की पढ़ाया था वहाँ पे मैंने ब्लैक मार्कर से नीचे मेंशन किया था जीनस और स्पीसीज़ को, और यकीनन आपको कहा था कि आगे चल के हम इनको ज़्यादा फोकस करेंगे। जो पूरी टैक्सोनॉमिक हायरार्की है उसमें हम ज़्यादातर फोकस जीनस और स्पीसीज़ को करेंगे। तो इस हिसाब से ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर है और इसके बारे में 1 से 2 लाइंस मैंने जो हैं वो राइट की हैं। पहली, दिस सिस्टम इज़ इंट्रोड्यूस बाय कैरोलस लीनियस, डेट आपको मेंशन मिल जाएगी 1707 टू 1778। ये टोटल वो डेट थी जिसमें उन्होंने ये मतलब कि इनकी आप कह लीजिए बर्थ और डेथ थी। 71 ईयर्स जो थे तकरीबन ये लाइव रहे थे और इसमें इन्होंने ये सारा प्रोसीजर किया था। दूसरी बात कि दिस सिस्टम इज़ सो पॉपुलर सिस्टम एंड स्प्रेड वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में स्प्रेड हो गया था। ठीक है। अब ज़ाहिरी सी बात है इसकी स्प्रेडनेस की कोई वजह होगी, कोई इम्पोर्टेंसी होगी, कोई इम्पॉर्टेंट बात होगी। तो वो असल में जो इम्पॉर्टेंट बात थी वो थी उसके रूल्स। तो आइए देखते हैं कि किन रूल्स की बेस पे वो सिस्टम बना, क्योंकि जब भी हम कोई सिस्टम क्रिएट करते हैं उसके लिए रूल्स का होना ज़रूरी है ताकि उन्हीं रूल्स की बेस पे उस सिस्टम को आगे वो चलता रहे जनरेशन टू जनरेशन। क्योंकि अगर आप उन सिस्टम के अंदर रूल्स को अप्लाई नहीं करवाएंगे या रूल्स नहीं बनाएंगे तो जो भी इंसान आएगा, जो भी बंदा आएगा वो अपने हिसाब से उसको समझेगा,
कोई रूल्स नहीं होंगे, कोई डिसिप्लिन नहीं होगा, तो अल्टीमेटली सी बात है वो अपने हिसाब से उसको समझेगा। लेकिन जब रूल्स बना दिए गए हैं तो उन रूल्स को फोकस करके वो उन्हीं बातों को समझेगा जो उसको समझाई जाएंगी। ठीक है, जैसे आपने देखा कि जब कार्स वगैरह चलती हैं रोड के ऊपर तो रेड सिग्नल का मतलब है कि रुक जाएं, ग्रीन का मतलब है कि आप अपनी कार चलाएं, मतलब चले जाएं। अब रेड का मतलब है रुक जाएं, ये एक रूल है। अगर तो आप इसको फोकस करेंगे तो आपका नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप रूल के ख़िलाफ़ जाएंगे, अगेंस्ट जाएंगे, आप रेड लाइट के ऊपर अपनी कार, अपनी बाइसिकल, अपनी जो मतलब व्हीकल है उसको चलाना शुरू करेंगे तो चांसेस हैं कि आप निकल जाएंगे, वरना चांसेस हैं कि सेकंड्स के अंदर आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो रूल्स बनाए इसी वजह से जाते हैं ताकि उन्हें फोकस किया जाए, उनको फॉलो किया जाए। तो आइए देखते हैं कि कैरलेस लीनियस ने क्या रूल्स बनाए। जो पहला रूल कैरलेस लीनियस ने बनाया वो ये था कि आप जो भी साइंटिफिक नेम लिखेंगे उस साइंटिफिक नेम को हमेशा आप जिस लैंग्वेज में लिखेंगे वो होगी इटैलिक्स। होपफुली आप सब कंप्यूटर यूज़ करते हैं, डेस्कटॉप या लैपटॉप, तो आपने वहाँ पे वर्ड यूज़ किया होगा। नहीं भी यूज़ किया होगा तो तकरीबन आपको ये पता होना चाहिए कि इटैलिक्स का मतलब होता है तिरछी राइटिंग। जैसे अब मुझे पता है कि मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिखी कि होमो सेपियंस, मुझे पता है ये एक साइंटिफिक नेम है, किसका? ह्यूमन का, लेकिन इसको मैंने लिखा तिरछा है। तिरछा से मुराद के ऐसे। बाकी अगर आप मेरी राइटिंग फोकस करें तो वो तकरीबन ऐसे स्ट्रेट होगी। लिखने के 3 मेथड होते हैं, चले मैं आपको ये भी बता देता हूँ। द फर्स्ट इज़ बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म, द सेकंड इज़ ऐसे तिरछी फॉर्म में, एंड द थर्ड इज़ ऐसे। अभी इसकी बात हो रही है, ये इटैलिक्स फॉर्म है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एच तिरछा लिखा, ओ बी, एम बी, ओ बी, होमो सेपियंस, तो ये असल में मैंने तिरछा लिखा यानी इटैलिक्स फॉर्म है। ये फर्स्ट रूल है। सेकंड रूल कि जो फर्स्ट टर्म होगी, टर्म से मुराद यहाँ पे क्या है, हमारे पास 2 ही टर्म है, एक जीनस और एक स्पीसीज। ठीक है तो जो आपके पास फर्स्ट टर्म होगी उसको आप हमेशा कैपिटल फॉर्म में लिखेंगे, और सेकंड टर्म जो होगी इट इज़ नॉट कैपिटलाइज्ड, यानी वो कैपिटल नहीं होगी, उसको आपने स्मॉल अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करना है। जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप इसी एग्जांपल को देखें होमो सेपियंस को, तो इसमें होमो असल में क्या है? जीनस है, और सेपियंस मेरे पास क्या है? स्पीसीज़ है, मतलब स्पीसी का नाम है। तो आप देख सकते हैं कि जीनस का पहला वर्ड जो है वो मैंने किस फॉर्म में लिखा है? कैपिटल। ठीक है, जबकि मैंने स्पीसीज़ का जो फर्स्ट लेटर है वो मैंने नॉट कैपिटलाइज्ड स्मॉल अल्फ़ाबेट लिखा है। इसी तरह मैंने एक और एग्जांपल नीचे देने की कोशिश किया ताकि आपको समझ आ जाए। जिस तरह पाइजम स्टीवम है तो उसमें पाइजम का पी कैपिटल है जबकि स्टीवम का एस स्मॉल है। तो जेनरा जो टर्म है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, जबकि जो सेकंड लेटर है, यानी यूँ कह लीजिए कि सेकंड टर्म है किसकी? स्पीसीज़ की, उसका फर्स्ट लेटर जो होगा वो क्या होगा? स्मॉल होगा। ठीक है, और दूसरी बात यह कि इनको अंडरलाइन भी करना होता है, ये भी रूल का पार्ट है। ये फर्स्ट रूल में लिखा हुआ है, मैं बताना भूल गया था, सॉरी फॉर दैट। अच्छा जी, अगर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं तो इस तरह हमारे पास हमारा नेक्स्ट यानी थर्ड रूल आता है। ये ज़रा सुनने वाला है, ये थोड़ी सी लॉन्ग स्टेटमेंट है, मैं रीड कर देता हूँ कि मोस्टली ये होता है कि जब भी हम लिखते हैं ना तो फुल फॉर्म में साइंटिफिक नेम लिखते हैं। जैसे मैंने आपके सामने होमो सेपियंस, पाइजम स्टीवम, ये फुल फॉर्म में लिखा है। लेकिन कभी कभार ये होता है कि जो जीनस होता है ना, यानी जो फर्स्ट टर्म होती है, कभी कभार वो सेम होती है किसके? मोर देन फॉर वन ऑर्गेनिज्म, यानी एक ही ऑर्गेनिज्म होता है लेकिन उसका जीनस सेम होता है, 3-4 ऑर्गेनिज्म। तो क्योंकि उसका जीनस सेम होता है तो सेम होने के लिए हम क्या करते हैं कि उसका जो सिंगल लेटर होता है वो लिखा करते हैं उसके जीनस का। सिंगल लेटर से मुराद, जैसे आपकी बुक में बैक्टीरिया का नाम लिखा हुआ है एस्चेरिचिया कोलाई, तो एस्चेरिचिया जो है वो असल में जीनस है, और वो एक से ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म का जीनस हो सकता है। इस वजह से आप देख सकते हैं कि मैंने इधर एस्चेरिचिया का ई कैपिटल लिखा है और सिर्फ एक वर्ड फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा, डॉट लगाया और आगे कोलाई जो है वो लिख दिया। तो असल में कोलाई जो है वो असल में स्पीसी नेम है और एस्चेरिचिया जीनस नेम है। तो क्योंकि जीनस नेम जो है वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं ऑर्गेनिजम्स के, तो इस वजह से उसका सिर्फ फर्स्ट लेटर लिख दिया। तो ये भी एक मेथड होता है, ये रूल्स में आपके पास अवेलेबल होता है। आइए इसको पहले हम यहाँ तक रीड करते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, पेज नंबर 39। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज़ द मेथड ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम्स टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम देने का तरीक़ाकार है। एज द वर्ड बाइनोमियल सजेस्ट,
द साइंटिफिक नेम ऑफ अ स्पीसीज कंसिस्ट ऑफ टू नेम्स, दो नामों पर मुश्तमिल है। द फर्स्ट इज़ जीनस नेम एंड द सेकंड वन इज़ द नेम ऑफ स्पीसीज। पहला जीनस नेम है और सेकंड स्पीसीज का नेम है। स्वीडिश बायोलॉजिस्ट कैरलस लीनियस फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड एंड अडॉप्ट द सिस्टम ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। इन्होंने सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया और फिर इसको ख़ुद भी अडॉप्ट किया। हिज सिस्टम स्प्रेड रैपिडली एंड बिकम पॉपुलर, यानी ये बहुत जल्दी से फैलना शुरू हो गया और मशहूर हो गया। मैनी ऑफ हिज नेम्स आर इज़ यूज्ड टुडे इन यूज्ड, यानी बहुत से इनके नाम जो इन्होंने तब दिए थे वो आज इस्तेमाल में आ रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 40। तो आपको रूल्स नज़र आ रहे होंगे। सम ऑफ द रूल्स विच आर यूनिवर्सली अडॉप्टेड वो गिवन हैं। द फर्स्ट इज़ साइंटिफिक नेम्स आर यूजुअली प्रिंटेड इन इटैलिक्स सच एज होमो सेपियंस। अब आपको नज़र आ रहा होगा ये इटैलिक्स फॉर्म में लिखा है, फिर लिखा हुआ है व्हेन हैंड रिटन दे आर अंडरलाइंड। जब भी इन्हें लिखें तो इनको क्या कर दें आप, अंडरलाइन कर दें। द फर्स्ट टर्म यानी जेनरिक नेम, जीनस नेम ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर। जब भी स्टार्ट करें कैपिटल लेटर से, जैसे आप देख सकते हैं होमो सेपियंस में जो होमो है वो जीनस नेम है तो उसका एच कैपिटल है, जबकि स्पीसीज नेम इज़ नेवर कैपिटलाइज्ड। जबकि आप देख सकते हैं सेपियंस जो है वो स्पीसीज का नेम है तो उसका एस जो है फर्स्ट लेटर वो कैपिटलाइज्ड नहीं है। थर्ड रूल, द साइंटिफिक नेम इज़ जनरली रिटन इन फुल फॉर्म व्हेन इट इज़ यूज्ड फर्स्ट। जब पहली दफ़ा यूज़ करते हैं या एक ऑर्गेनिज्म के लिए तो वो पूरा लिखा जाता है। बट वन सेवरल स्पीसीज, एक से ज़्यादा स्पीसीज के लिए लिखा जाए फ्रॉम द सेम जीनस, यानी एक ही जीनस डिफरेंट स्पीसीज के लिए आर बीन लिस्टेड, लिखा जाए लिस्ट की फॉर्म में, इट में देन बी एब्रीवेटेड बाय जस्ट यूजिंग एन इनिशियल फॉर जीनस। इनिशियल का मतलब होता है स्टार्टिंग, यानी जो जीनस का स्टार्टिंग है वो लिखा जाए। अब आप आगे देख सकते हैं एग्जाम्पल, एस्चेरिचिया कोलाई में जो एस्चेरिचिया वर्ड है उसका ई जो है वो इनिशियल वर्ड है, तो आप आगे देख सकते हैं वो क्या बन गया, ई कैपिटल डॉट कोलाई। तो इसमें ई जो था जो कि असल में जीनस का वर्ड था उसको हमने क्या कर दिया, इनिशियल फॉर्म में लिख लिया। तो बेटा ये 3 रूल्स हैं जिनको फॉलो अप करके आपने ये सिस्टम में एंट्रेंस लेनी है और फिर ही आपको ये अच्छी तरह समझ आएगा। अब सवाल ये है कि इस सिस्टम की पॉपुलैरिटी क्या थी, क्या वजह थी। तो वो बेटा असल में इसकी जो पॉपुलैरिटी है उसको हम कहते हैं इसकी सिग्निफिकेंस, यानी सिग्निफिकेंस की हेडिंग मैंने ऊपर दी हुई है। सिग्निफिकेंस का मतलब है इसकी इम्पॉर्टेंस क्या थी। देखिए साइंटिफिक नेम की इम्पॉर्टेंस साइंस के अंदर बहुत ज़्यादा है, यूँ कह लीजिए कि साइंटिफिक लेबॉरेटरीज़ के अंदर इसकी इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसकी एग्ज़ाम्पल कुछ इस तरह है कि देखिए मैं कहता हूँ कि दुनिया के डिफरेंट साइंटिस्ट जो हैं वो एक रूम के अंदर जमा हो गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं, असेंबल हो गए हैं। अब देखिए हर साइंटिस्ट दुनिया के डिफरेंट कंट्री से आया है, उनकी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट ज़ुबानें हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास एक प्याज है, अब उर्दू में तो मैं इसको प्याज कहूँगा, इंग्लिश में मैं इसको अनियन कहूँगा। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के डिफरेंट रीजन्स में चले जाएं, डिफरेंट जगह पे, तो प्याज को डिफरेंट नामों से पुकारा जाता है। जिस तरह इसको गंडा कहा जाता है, बसल कहा जाता है, वसल कहा जाता है। ये प्याज के नाम है जो कि मैंने मेंशन भी किए हैं ताकि मैं आपको समझा सकूं कि प्याज उर्दू में कहा जाता है, इसको अनियन, प्याज, बसाल, वसाल, गंडा भी कहा जाता है। अब देखिए सिर्फ पाकिस्तान में ही प्याज के 5-6 नाम हैं। इंग्लिश में आप उसे क्या देते हैं, अनियन, एल्स, इसके अलावा आपके पास 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 नाम तो सिर्फ कहाँ से हो गए, पाकिस्तान। अब अगर पाकिस्तान से एक साइंटिस्ट जाएगा तो उसके सामने अगर प्याज आएगा तो उसको इसके 5 नाम पता है। अब जो साइंटिस्ट जर्मन से उसका बिलोंग करता है, ताल्लुक़ रखता है, रोमन से है, ठीक है, कुछ जो हैं वो इटैलिक्स हैं, इसी तरह जर्मनी, फ्रांस, जो डिफरेंट साइंटिस्ट हैं उनकी भी ज़ुबानों में प्याज के डिफरेंट मीनिंग है जो उनको उनकी ज़ुबान में आते हैं। अब अगर एक जगह पे बैठ के सारे साइंटिस्ट एक प्याज की बात स्टार्ट कर देंगे तो हज़ारों नाम जनरेट हो जाएंगे और किसी भी साइंटिस्ट को दूसरे साइंटिस्ट की समझ ही नहीं आएगी कि वो बात क्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक चीज़ है और उसके डिफरेंट से डिफरेंट नेम है। तो इस वजह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था जिसको बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहा गया और इससे जो नाम बनाया गया इट इज़ कॉल्ड साइंटिफिक नेम। तो इस वजह से एक साइंटिफिक नेम एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को प्रोवाइड कर दिया गया। जैसे
दुनिया के जितने भी साइंटिस्ट हैं वो अगर एक रूम में बैठ जाएं, उनकी बेशक जितनी मर्ज़ी डिफरेंट लैंग्वेजेस क्यों ना हो, वो जो मर्ज़ी लैंग्वेज बोलते हों, लेकिन अगर आप उनके सामने ये वर्ड बोल देते हैं एलियम कीपा, तो इसका मतलब उनको अपनी अपनी ज़ुबान में समझ आ जाएगा। जैसे जो इंग्लिश साइंटिस्ट है उसे समझ आ जाएगा बात अनियन की हो रही है, पाकिस्तानी साइंटिस्ट है उसे समझ आ जाएगा बात प्याज की हो रही है। इस तरह दुनिया के डिफरेंट साइंटिस्ट को अपनी अपनी ज़ुबान में समझ आ जाएगी। ये पॉइंट मेरा ख्याल है आपको क्लियर हो गया है। तो असल में साइंटिफिक नेम की या बायनॉमियल नोमेनक्लेचर की सिग्निफिकेंस ये है, ठीक है जी। आइए इसे रीड करते हैं और डिफरेंट सिग्निफिकेंट नेम जो हैं, साइंटिफिक नेम, उनकी डिस्कशन करते हैं। सिग्निफिकेंस इन बायोलॉजिकल रिसर्च, कॉमन नेम कॉज मैनी प्रॉब्लम्स। कॉमन नेम कौन से हैं? जैसे मैंने प्याज के 7-8 नाम लिखे, ये कॉमन नेम्स हैं। डिफरेंट रीजन हैव डिफरेंट नेम ऑफ द सेम ऑर्गेनिज्म। एक जानदार के डिफरेंट नाम डिफरेंट इलाकों में। जैसे कॉमन नेम अनियन का उर्दू में प्याज है, लेकिन डिफरेंट रीजन्स ऑफ पाकिस्तान में इसको गंडा, बसल और वसाल कहा जाता है। दूसरे कंट्रीज़ में इसके सेट ऑफ नेम्स दूसरे नाम होंगे, ठीक है जी। अब साइंस में आए तो इसका जो नाम है, सिंगल नेम जो हम पुकारते हैं, वो है एलियम कीपा। तो बेटा एलियम कीपा जो है ये एक बेहतरीन एक साइंटिफिक नेम है, जिसकी वजह से कभी भी प्रॉब्लम जो है वो एक साइंटिफिक सोसाइटी में नहीं होगी, ठीक है। अगली बात यहाँ से स्टार्ट होती है, इन सम केसेस, कभी कभार ऐसा होता है कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को एक ही नाम से पुकारा जाता है। ऑर्गेनिज्म डिफरेंट होते हैं लेकिन नाम एक ही होता है। जैसे जो ब्लैक बर्ड है ये क्रो के लिए भी यूज़ होता है और रावियन के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। ब्लैक बर्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोनों बर्ड्स हैं उड़ते वक्त और कलर दोनों का ब्लैक होता है। अब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है लेकिन नेम क्या है? कॉमन, ठीक हो गया। कॉमन नेम हैव नो साइंटिफिक बेसिस। आम नाम का साइंटिफिक बेसिस से कोई रिलेशन नहीं है, साइंटिफिक जो नाम है उससे कोई रिलेशन। यानी अगर मैं जाके एक साइंटिफिक लेबॉर्ट्री के अंदर बैठ जाता हूँ जहाँ पे दुनिया के डिफरेंट साइंटिस्ट हैं, मैं उनके सामने जितना मर्जी कहूँ भाई ये प्याज है, ये गंडा है, ये बसल है, ये वसल है, वो ये लोकल नेम है प्याज का जो मेरे कंट्री में इस्तेमाल, उनमें से किसी को समझ नहीं आएगी। तो क्योंकि वो साइंटिफिक प्लेस है, साइंटिफिक कम्युनिटी है, तो वहाँ पे कॉमन नेम या लोकल नेम की कोई इम्पॉर्टेंस नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब देखिए उसने क्या एग्जाम्पल दिया, अ फिश इज़ अ वर्टिब्रेट। फिश एक वर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है, विद गिल्स एंड फिन्स। हमें पता है उसके गिल्स होते हैं और फिन्स होते हैं जहाँ से वो सांस लेती है, ठीक है। लेकिन सेवरल कॉमन नेम्स हैं, जिस तरह सिल्वर फिश, क्रे फिश, जेली फिश, स्टार फिश। अब इनके नाम से इनकी बॉडी के स्ट्रक्चर को पहचाना जाता है, लेकिन इनके नाम के थ्रू हम ये नहीं कह सकते कि इनमें गिल्स और फिन्स हैं। तो देखा जाए तो ये फ़िश की डेफिनेशन में ये नाम आते ही नहीं हैं। तो आगे उसने यही लिखा है, दे डू नॉट फिट द बायोलॉजिस्ट डेफिनेशन ऑफ अ फ़िश, कि बायोलॉजिस्ट की डेफिनेशन के मुताबिक ये चारों नाम सिल्वर फिश, क्रे फिश, जेली फिश, स्टार फिश, ये आते ही नहीं हैं। पॉइंट समझ रहे हैं आप? ठीक है। टू अवॉइड ऑल दीज कन्फ्यूजन्स, इन प्रॉब्लम्स को अवॉइड बचने के लिए ऑर्गेनिजम्स आर गिवन दी साइंटिफिक नेम बाय यूजिंग बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। तो बेटा इस वजह से बायनॉमियल नोमेनक्लेचर के सिस्टम को अडॉप्ट किया गया, इसी वजह से ये पॉपुलर हुआ और इसी वजह से ये पूरी दुनिया में स्प्रेड हुआ, क्योंकि इसने बहुत बड़ी प्रॉब्लम को जो कि एक साइंटिफिक कम्युनिटी में हो सकती थी उसको सॉल्व कर दिया। अब आप नीचे आइए तो एग्जांपल्स देखिए। अनियन का नाम मैं आपको बता चुका हूँ, इट इज़ एलियम कीपा। स्टारफिश का नाम है एस्टेरियस रुबेंस और हाउस क्रो का नाम है कॉर्वस स्प्लेंडेंस। तो बेटा ये आपके पास साइंटिफिक नेम है जो गिवन है। होपफुली ये आपको ये सारा कुछ समझ आ गया होगा। तो आज यहाँ तक मैं अपना लेक्चर नंबर 5 कह लीजिए, जो कि आपका डे नंबर 5 कंसीडर होगा, आज यहाँ तक कंप्लीट करता हूँ।